हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. हाउस एवरीवन? Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. जी, वेरी गुड आफ्टरनून. तो फिर आज क्या कर रहे हैं जी प्रैक्टिकल्स में? बहुत सारी एल्गोरिथम्स थे. आई होप रिग्रेशन वाला पार्ट हमारा हो गया था ना. प्लीज चेक करो, उसमें 3 हमने पार्ट कवर किए थे रिग्रेशन में. लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लेवल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन. एक बार आप सब प्लीज चेक करो फटाफट. नहीं हुआ तो क्विकली वो कोड रन करो. उसके बाद आज हमने और बहुत सारा काम करना है. So today we are going to talk about some more algorithm related to clustering, classification है सबसे पहले तो. we'll talk about classification, then clustering. ये आपका data science और machine learning दोनों के लिए important है. So first most important part, you please complete your regression part. Already आपको W3 schools का link दिया हुआ है. अगर नहीं किया है तो quickly do it. Just complete it and check what's the main difference. And can we able to identify any predicted values or missing values? W3 schools का link है ना. Just check and that and go through. Regressions तो last time भी हमने regression पे रखा था. I hope आप लोगों ने कर लिया होना चाहिए. We are just about to start. आप regression खत्म करो फटाफट और फिर 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग next शुरू कर रहे हैं आगे. Right? So meanwhile quickly complete your regression part. Meanwhile quickly Okay, sir. yeah, great. जिन जिन का रिग्रेशन हो गया हुआ है, जिनका नहीं हुआ ऑब्वियसली फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट रिग्रेशन. बट जिन जिन का रिग्रेशन हो गया हुआ है, एक बार अपना डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बुक्स खोलो ना. उसके अंदर जो सेशंस हैं प्रैक्टिकल लैब्स में, जो सेशंस हैं वो साथ साथ खत्म करो. उसमें कुछ बेसिक लॉजिक बिल्डिंग मेथड्स हैं. एक उसमें है DFS, BFS एल्गोरिथम है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च. क्विकली जस्ट चेक व्हाट अबाउट द ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च. ये भी आपको W3 स्कूल्स या गीक फॉर गीक में मिलेगा इसका कंटेंट. Okay, ये भी sir. आपको 3 इग्नू या इग्नू की गीक में मिलेगा. वेबसाइट नहीं है सर. सॉरी आज सॉरी. इग्नू की कोई वेबसाइट नहीं चल रही सर. बुक भी नहीं खुल पा रही कोई. हाँ, आज उनकी साइट डाउन है. मैंने मॉर्निंग में देखा. तो प्रॉब्ली सम चेंजेस माइट बी गोइंग ऑन और सम टेक्निकल इशू. तो आप लोगों ने अगर चेक करो वो वाला, अगर है ऑलरेडी आपके पास तो ठीक है, नहीं तो बताइए कोई लिंक. अदरवाइज विल शेयर इट टू यू. कोई ग्रुप बनाया व्हाट्सएप वगैरह पे तो हम लोग आपको कोई बुक्स अगर नहीं है तो मैं शेयर करवा देता हूँ. राइट? सर यहाँ पे हो जाएगा सर. यहाँ पे मैसेजेस यहाँ पे ना शेयरिंग नहीं आता है ये गूगल मीट में. कोई वो कोई व्हाट्सएप पे ही शेयरिंग का लिंक आएगा. कोई लिंक शेयर इस पे लिंक. नहीं, लिंक तो ऐसा ना, वो हमारा ई ज्ञान कोश वाली साइट पे तो लिंक है ही है. मुझे लग रहा है वो भी नहीं खुल रही हैं. खुल रही हैं वो चेक कर लो. अगर ई वो भी ज्ञान नहीं खुल रही हैं, सर. ई ज्ञान कोश वाली नहीं खुल रही ना. नहीं खुल रही ना, नो प्रॉब्लम. आप लोग एक बार चेक करो. जिस जिसको चाहिए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है क्या आप लोगों ने?
इफ यू आर ऑलरेडी ऑन सम व्हाट्सएप ग्रुप तो दैट्स गुड, अदरवाइज एक रेडी कर लो फटाफट, क्विकली जस्ट मेक अ वन व्हाट्सएप ग्रुप एंड शेयर दैट लिंक टू एवरीवन। आप वो लिंक यहीं पे डाल दो ना, सब लोग उसी लिंक को कॉपी करके वहां से प्रोसेस कर लेंगे। कोई भी आप लोग जो भी एडमिन बन जाइए, ठीक है, एंड यू बिकम अ एडमिन एंड जस्ट शेयर द लिंक, सो दैट जितनी भी आपके बुक्स हैं वो सब हैं हम लोग अपलोड कर देंगे, जिसके पास भी पड़ी है वो अपलोड कर देगा, अदरवाइज मेरे पास पड़ी है मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। और यू ऑलरेडी हैव माय नंबर, अगर किसी एक आधे कोई कोई प्रॉब्लम है कहीं और किसी को नहीं है प्रॉब्लम, सबके पास हैं अगर बुक्स। तो सर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जस्ट मेरे व्हाट्सएप पे एक बार मुझे मैसेज डाल दीजिए, आई शेयर दोज बुक्स टू यू डायरेक्टली, राइट। कौन सी बुक्स चाहिए मुझे बता दो, आई शेयर इट विद यू। MSCL 28 और 229 एंड 228 एंड 229, दोनों में से कौन सा चाहिए पर्टिकुलर आप चेक कर लो, आई शेयर दोज बुक्स टू यू। सारी चाहिए मैं सारी शेयर कर दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एवरीबडी जस्ट मीन वाइल कंप्लीट BSF एंड DFS ऑल्सो, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम्स को गो थ्रू करो, अलॉन्ग विद द रिग्रेशन। रिग्रेशन हम पहले कर चुके हुए हैं, नहीं किया तो क्विकली अभी खत्म करो, देन विल गो विद द ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। So I hope my screen is visible to all. Yes, sir. Yes. Okay. So as we are supposed to discuss various topics, uh, earlier we have already gone through with the concepts of regression. So there you already have a one part of uh, this regression where you have to implement the logistic regression for the data classification. Choose data set of your own choice. So there's session number 12. If you will see, you will identify many things behind this, right? So there you will find the logistic regression part, and so I already told you to go through with these algorithms. Along with that there is a another algorithms for again classification, so decision tree and logistic regression. So already we are through with the logistic regression. Further we have to go and talk about the SVM, that is support vector machines. So we have to talk on these grounds. Even in session 14 they mentioned linear regression and polynomial regression, so already all these regressions are there. So all three regression I have already told you to complete. So today we can also add a decision tree and SVM, right? Please take my words, SVM is a one of the most important algorithm, right, especially for data classifications. And accordingly SE support vector regression, so what is SVR and implementation, so many things are relevant to each another. So basically as in case of machine learning also we discuss about that, we have a different types of machine learning. One is your supervised, second is unsupervised, and third is reinforcement learning. So unsupervised, in case of unsupervised, we generally start with the concepts of classification of the data. Okay, so if there is a concepts of classification, how you can classify your data. So we already have the collected data, but further we have to classify it. Okay, so what are the common algorithms for that? That's what, like, we are doing a one regression algorithm, and based on that we have to do other algorithms as well, decision trees, and one is SVM, right? So what is decision tree and SVM, and then further logistic regression. So first let's quickly start with the other algorithms. Say I already told you to go through with the algorithm. So W3 schools, mm,
Yeah, there we have some common algorithms. This is linear, this is polynomial, and multi-regression, right? In fact, there, if you can see, you also have the concepts of decision tree as well. So whatever the algorithms given in your books, if you can just take a look in all your sessions, right, in these sessions you all have to go through with these concepts. So the concepts are already there. That's what I told you. From W3 schools, just complete your linear regression, polynomial regression, and multi-level regression. And further, we'll talk about the train and test methods. We'll talk about decision tree, confusion matrix, logistic regression is also there. For classification, we have one more, logistic regression. This is the fourth one, right? So here we have some common algorithms. We'll talk about KNN. We'll talk about other various algorithms. But first you complete the regression, then only you can go for the other algorithms, right? And the same thing given in your sessions as well. You can see in your books, in your session, MCSL 228, and even in case of 229, the data science part, the basic is same. Although only the difference is in your 229 they are asking for R language, and in 228 they are asking for the Python language. But rest concepts are same. So just you need to understand the concept. Once the concept is clear, simply identify the data in R or in Python language and complete your tasks. In fact, there you will find, see how it works, it's mentioned there. You have data set and everything. So simply if you just click to run example, the output would be there. But before you run any example, it's better you should understand what is the problem statement all about, right? So linear we have already discussed, and other, let me quickly go through for you so that you can run all the codes. Okay, so in this case we have a concept of polynomial regression. What is polynomial? Every time if we'll talk about the linear regression, whenever we, as we earlier did, there is a first main concern that there we have only two variables, x and y, and in these two variables the slope is always in the study format. See, there is a slope which is always in the study format, and it very clearly explains the relevant data variables, right? Is there any pattern over there or not? Is like x and y are associated to each another to predict any third party value or any missing value. And at the same time, even we have some outliers, so we can also identify the outliers. So this is the main purpose of linear regression. So already did that. And now if we'll talk about polynomial, so in case of polynomial regression, see, this is how that we are trying to cover all the points. So now our slope is not a steady slope, right? So if your data points clearly will not fit in the linear regression, अगर आपके सारे points जो हैं, whatever the data set you have, if it does not fit to the linear regression, उसकी आपकी accuracy नहीं आएगी. You have a different level of, in that case we will not follow the linear regression. In that case we'll prefer to go with the polynomial regression. Which one? That is polynomial regression. So a straight line through all the data points, it might be an ideal for polynomial regression. So in that case better is to go with a polynomial. So what is polynomial, or what, like in linear, it uses the relationship between the variable of x and y. So obviously again we have the values for x and y, but what is the best fit? Find the best way to draw the line through the data points. पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि हमारे को नियर बाय पॉइंट्स, उसमें गैप्स आ रहे थे, उसमें आउटलेयर्स नजर आ रहे थे, right? That was a case. This is linear. So according to the points you can understand, we find outliers and many other things, and whether all that data is actually fitted to the line, to the slope or not. That was in linear. But in now in polynomial, you can see, now let us draw the line for all the points as per the relevant points, and accordingly we'll make it a polynomial slope instead of fixed slope. So how does it work?
So Python has the method to identify the relationship between the data points and draw the polynomial regression. So this is your query all about, right? And in this example, we have a registered, like again 18 cars example, cars as they were passing a certain toll booth. Okay, so we have age and let's say in this case we have the registered the car speed and the day of the hour, at what time, what is the speed. उसमें हमने एज लिया था, एज फैक्टर, एंड हमने स्पीड लिया था. अभी हम क्या ले रहे हैं, इसमें दो वेरिएबल्स अलग से ले रहे हैं. टाइम ऑफ द डे, व्हाट इज द आवर टाइम, किस किस घंटे पे कार की क्या स्पीड्स रहती हैं. कैन वी कोरिलेट विद दैट विद द टाइम एंड द स्पीड. earlier it was car model, age of that car model with their speed. So we have various different types of parameters with their different values. So in that case, this example is little different than the previous one. So here we have to suppose to work with the x-axis, represents the hours of the day, and y-axis represents the speed, right? Hours तो fix है, तो जो independent variables हैं उसे हमेशा x में रखा करो. So if you have the x variable, which is an independent variable, so always try to keep in the list of x, and all the dependent variables, as per the dependencies, whatever the dependent variables are there, let us try to keep those values within the variable y, and let us plate it into the scatter plot and show the plot. So I think the concepts of Python is quite clear to all, that how you can manage and how you can prepare the polynomial. And finally you will find the points. So there you will identify all the points as per the data mentioned in this particular regard. Okay, so we have the value from 1 2 3, we don't have 4, then 5 6 7 8 9 10, then we don't have 11 12 13. So even we have some missing values. Okay, hardly matters, whatever the points have already mentioned, we just take those points, and based on those points, let us try to design the graph. So along with the graph, we also need to take some more mathematical representations for the line. So in that case, matplotlib already you are aware of. We are taking one numpy as well, because in numpy we will find the poly 1D, one dimensional polynomial, right? So there is a method in numpy called poly 1D. Under that, we are taking the numpy again library dot polyfix, polyfit. So polyfit is the method under again numpy. So there are two methods. First, we have to take internally a polyfit method. We have to pass the variables like x comma y comma 3. Okay, and on this values, that would be the value being generated, the points being allotted for x and y, right? And those points is to be transferred in the poly one dimensional. Sir, actually, sir, 3 stands for, in polyfit, 3 stands for. Huh. So basically, if you just take a look, it's mentioned that once you will find, you need to figure out, see, these are the positions, right? Here we'll talk about, we'll start with the position 1 2 22. This is in the x values. So 3 is like, I'll show you in the graph. Once you run, just take a look, I'll show you. So first try and run this graph, and first check, you have to create a model. See, this is quite important in machine learning as well, that everything is to be deployed in the form of model. So this is model designing, and there are 3 parameters for polyfit. 3 parameters. So we are passing the two list x and y, and one parameter 3 over there. I'll show you what is the purpose in the significance of this regard, right? In the graph only. Once we'll run this part, so that you can able to check this, and afterwards we'll place it in the my model. So we'll design a model, and in this model, numpy dot line spacing. So what would be the line spacing now for the values, for all 3 values, for x and for y and for 3, right? So this is the again line spacing model, so that your lines to be defined in that particular regard. This line, the slope is to be designed. So we are creating 2 different model. One is scatter plot, where x and y, which we already did that. Here it's already being committed, so we already have the points. But now in the points, we want to generate the line.
So curve line, how much curve, how much angles is to be placed, what are the values. So we'll try to create that model, and based on that model, first you try to create an object called my line and one my model. Two things are there. So one is poly 1D model, and second is line spacing model, line space, where again three parameters need to be driven. And once you pass, so plot dot scatter is the same, x and y, but on the x and y plotter we have to plot the points with the two major dimensional part, because first is your main line, and line will generate the data based on your my model, and within my model you are again passing the value of my line. So this is the way where you are calling the my line on the x-axis, and for y-axis, what you are doing, you are taking my line as a parametric value of my model. So there you will pass some value, the third dimensional variable which comes over there, and on that basis the one poly 1D model will be created, right? So there you have to pass these values, and on that basis you will get the proper plot and show the plot, so that you will get the result something like this. So again you will get a relevance value. Doesn't mean we are going to cover all the points, but these all are the nearby points. And again any point which is quite far off, again it is an outlier for that. So now the purpose is, let us try and run this. Once you run, just take a look. Now once you run, there you have a matplotlib, you have a x and y coordinates. Again you try to create a model. So first we have to design to create a model so that the lining is to be placed in the proper way. And for y dimensional part, this model is being designed for y dimensional part, because in the plot we need x and y dimension values. And in x and y dimension, my line is the simple method where you are going to pass the numpy dot line spacing with these three parameters, and on that basis you will able to generate the point statement, which is my line. So we'll considering the first every single point with the correlation of x and y, right? With the correlation of x and y, we want a my line value to be placed on the x-axis, comma, then we have to take that my line value within the parameter of the my model. So again you are running a my model, and there you are going to pass the variables of my line with all three values being overlapped, so that you will get some points and you will get the links like this. Let us say if I'll make it 1, this is how. And if I'll run it again, see, now polyfit, how you can polyfit the variable, the line designing model, it is only related to line designing. If it is 1, so it is one dimensional. Now you got my point. What is the purpose of 3, right? It becomes one dimensional, single, again slope, similar like linear regression. So you can now see how many outliers are there. No, we can't go in this way. Let us say if we'll go with the 2 part, so which could be like 2-dimensional, but again 2-dimensional is what? We want 3D. That's what like the poly 1D model will create. So in this way, you will get only these basic values. So only one single curve is there. Okay, single curve is there between x and y. So this could be a 2D. So we want 3 values. 3, basically we have to make a polynomial regression. So 3 values important. Once you go through with the 3, then you will find the more accurate values for poly designing. This is what 1, 2, 3 is there, right? Poly 1, 2, 3, and now you can see this is the first curve, and again you will get the second curve over there, right? So number of curves being added over there according to the polynomial values. Let's suppose if I make something more in advance, let's say it becomes 4, right? If I'll make some these changes, and if I'll run, how my polynomial design looks like, that is very much important. So you can see, although the curves are there are some 1, then there you will find a second one, and there you will find somewhere third one.
So basically it's all number of curves. With the more you increase, the more it becomes more nearby to the plotting points. So It the becomes best value, more, sir, become more fitted, over more fitted, or fitted, correct, it's become more fitted accordingly, right? तो हमें जितना ज्यादा फिटिंग करना है उतना हमें इसके पॉइंट्स को रेस करके चलना होगा. but sir, if we more fit, then it will at one place it will become overfitted. So Exactly, we that have is to the keep problem. some That's a generalization. limitation. Very true, very true. So that becomes a limitation, and due to which overfitted values are also not good to go, and that's why standard will take a common polynomial model, and in this way, this is the best practice to proceed and to create the model like this. Overfit कर दोगे तो everything will be on that grounds ना, on the point. अब हर चीज ही ओवरफिटेड होगी तो आपका एक्यूरेसी कैसे आएगी? Sir, it will not predict the new value. Actually, if it हाँ राइट, एक्यूरेसी नहीं आएगी, न्यू वैल्यू नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे आप लोग, मिसिंग वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो चाहिए वो वील नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, राइट? And finally here you have the code, and this is how you can proceed with your again the explanation given at the bottom somewhere if you will read. It's everything is there, how we use the NumPy module, what is the NumPy tutorial, everything you will find in NumPy tutorial as well. Even apart from that, in case if you want to apply any other value, so how to plotting, how you go for the data placements, so you can see multiple uh, predict future values or overfit or some more examples are there. Now relationship, how to identify the relationship between x-axis and y-axis. Okay, so it is important to know that, well, the relationship between the values of x and y axis is there, or no relationship in the polynomial regression cannot be used to predict anything. So relationship could be measured with the value called as r squared. तो कौन सी values निकालते हैं ऐसे में? r squared. So if the r square value, the range lies from 0 to 1, so 0 means no relationship and 1 means 100% relationship. So we have to figure out the r squared values. So based on that, we can able to figure out what is the relationship in between. Linear में हमारे पिछले वाले data set में, if you able to figure out, somehow it was something I think 76% कुछ निकला था relationship. Yeah, there if you will see, the values in that case lies between -1 to 1. So linear में कौन सा होता है? What is the range? -1 to 1 होता है, right? And polynomial में 0 to 1 होता है. It's always positive from 0 to 1. So 0 means no relationship and 1 means 100% relationship. In case of linear, that could goes to the negative part, but it goes to then -1 side. So squared values, और इसमें r squared निकलता है, relationship के केस में r squared चाहिए. In that case, it is simple r value. It's not so it's called as the coefficient of correlation model called r variable. So can you able to identify the coefficient of correlation of r? That is in linear regression. But in case of polynomial, if you'll just read it, in case of polynomial, we have to first calculate r squared. And because it is squared, तो negative भी positive में आ जाएगी ना values. If it is squared, so negative value also goes to the positive value. So the range, the limit is always between zeros and ones. तो कई बार डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है, right? In case if you are preparing for the exam, so and if you'll find any such questions that what is the main difference between linear and polynomial, so that is a wonderful part which you have to explain about the relationship between both the algorithms. So zeros and ones means no relationship. Zero side no relationship and one means the maximum relationship, 100% relationships. Because your values in the square form. और इस केस में हमें r का स्क्वायर निकालना है, coefficient of relationship का स्क्वायर निकालना, r स्क्वायर करना है. Where in case of linear, we'll simply take the coefficient of relation, that is r,
and the range in that case is -1 to 1. So you must be aware of like what is the challenge and how we have to figure the things, right? In that case, you can also use another module, another library is called sklearn. In sklearn, we have the matrix, and now r square score निकालना है, तो ये मेथड बना हुआ है किसमें है, लेकिन ये that is in sklearn.matrix में we have the class called r2 underscore score, which is r square. So how to calculate r square? Again, you have x and y. Prepare your model. In your model, again, you have one poly D values. Fit those values to design and pass the value of x. X in your model. पहले हम क्या कर रहे थे? Again, है ना, लाइन के पॉइंट्स भी कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे ऐसा कंसिडर किया था x. But now to calculate your r square, now we are going supposed to calculate the r square. For r square, the two major parameters, first is independent variable, that is y, comma, that independent variable comes from the value of x, so you have to keep that value of x in the my model, and in my model keep your x value as a parameter, so that particular x goes to this particular regard and they create a polynomial figure, and on that basis you have to create some models. So always in case of machine learning, we have to create the models, we have to work on models, right? So you will identify the model, and based on model, now you have a method called r square, r2 square. So in case of r2 square, first you have to define the independent variable, comma, then select your model, and within that model pass the argument of x, right, which is independent. ये सब क्या है? Y is your dependent variable, x is your independent variable. So you have to place independent variable in my model. There you have a my model, right? So dependent value of a y, comma, independent variable of x placed in my model, place both the values into r square, it will calculate and give you the print value. तो इस values का, इन सारे data का, from starting from all 1 to ये जितना भी data set है, I think 18 records are there, right? So even if these all, whatever the records are there, on that basis, the moment you calculate, it shows you that probably the result would be like 0.94. So 0.94, which is more near to 1. So it means they have a very good relationship model, 94% accuracy aa gayi. So by using the polynomial regression for the future prediction, yes, we are ready, we are supposed to use it. We will get the accuracy of 94% if we'll predict or find the missing values using polynomial regression. सर इसमें सर टेस्ट डाटा का यूज नहीं हुआ, ऐसी प्रेडिक्शन हुआ है? हाँ सर, प्रिडिक्ट हुआ सीधा, ये ना वैल्यू डाली ना x, जिसको आपको प्रिडिक्ट करवाना है, x है ना, x is your range, complete x is there now. Hey, what is x? X is the list, right? So we'll paste the entire list within that model. And Okay. we will get prediction. Exactly. My model parameter. R value आप कैलकुलेट कर लोगे ना, you will able to identify the R value, और उसको R value का रिलेशनशिप निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप वैल्यू निकलेगा, बट उसका स्क्वायर कर देंगे. सो जो भी स्क्वायर्ड वैल्यू आएगी, ये फंक्शन है. जस्ट वी आर नॉट नाउ प्लॉटिंग, अभी हम प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, प्लॉटिंग का काम हम ऊपर कर चुके हैं. At this time we are not plotting it. This time we are trying to identify, is there any relationship between these two variables, these two x and y data set, independent and dependent variables, is there any relationship, right? So लीनियर में तो आ नहीं रहा था, लीनियर में तो कितना गलत आ रहा था. अभी हमने 1 जब किया था तो लीनियर का आपने देखा था ना, यू मस्ट हैव सीन. ये देखिए लीनियर का जब हमने इसमें प्लॉटिंग करी थी और इस पे मैंने 1 कर दिया था, तो ये देखिए, ये लीनियर का तो रिलेशनशिप आप कहोगे है ही नहीं. सी
Do you find any point which is correlated to this relational part? ये तो बस क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा लग रहा है, ये सारे पॉइंट्स एक पॉजिटिव साइड पे और बाकी पॉइंट्स नेगेटिव साइड पे, बस आप इसके लिए दिखाना है तो ठीक है, बट सो दिस इज नॉट द गुड representation of your data. Yes, So sir. that is why we transfers, we just try to select, instead of a linear, we try to select the polynomial. So, और sir, अब for इसमें रिलेशनशिप चाहिए, उसमें भी रिलेशनशिप निकाला था, इसमें भी रिलेशनशिप चाहिए, तो अब क्लासिफिकेशन के लिए सर लीनियर सही रहेगा और रिग्रेशन के लिए पॉलिनोमियल। क्या क्या सर, सॉरी दोबारा सर बोलना। क्लासिफिकेशन के लिए लीनियर सही हो सकता है और हाँ पॉलिनोमियल और रिग्रेशन के लिए पॉलिनोमियल। करेक्ट, लेकिन ये सिर्फ अभी मीनवाइल टेस्टिंग कर रहा है क्योंकि डेटा सेट हमने बदला है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन के लिए तो ये भी नहीं है, दोनों लीनियर भी ठीक नहीं है। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो हम करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन देयर इज अ डिफरेंट रिग्रेशन, राइट। हाँ, देन वी हैव अ डिफरेंट एल्गोरिथम फॉर दैट, फॉर द क्लासिफिकेशन, सो दैट वी हैव अ डिफरेंट कोड डिफरेंट। ये तो सिर्फ डिस्प्ले में मैंने बदला था पॉइंट, क्योंकि मेरा सेम डेटा सेट है। सर लीनियर किसके लिए सही ज्यादा हो सकता है? वो तो बेसिक लेवल है कि आपके कुछ जहां कॉमन पैटर्न्स मैच कर रहे हो, सारे कॉमन पैटर्न्स एक ही लीनियर स्लोप पे फॉलो हो रहे हैं। मतलब आप समझो ना, अगर हमारी मतलब इज देयर एनी रिलेशन के अगर हमारी एज बढ़ेगी तो हमारी सैलरी भी बढ़ेगी। हाँ सर, वो मतलब बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, या हाँ, कंटिन्यूएशन मोड मिल रहा है आपको, और यहाँ पे वेरी कर रहा है, साइकिल घूम के वापस नहीं आ रहा उसमें। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, वो लीनियर सही रहेगा उसमें। राइट। ऐसे में स्टडी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डेटा का रिलेशनशिप कितना है, उसमें आर जो कोफिशिएंट ऑफ आर वैल्यू होगी ना, अब ये डेटा सेट टू डेटा सेट वेरी करेगा ना। अब आप अगर यही वाले डेटा सेट को हमने रिग्रेशन पे डाल दो, ये वाला कौन सा था, ये हमारा लीनियर है ना, अगर मैं पॉलिनोमियल का डेटा सेट लीनियर पे डाल दूंगा तो मेरा रिलेशनशिप बहुत पुअर आएगा, उसमें आर वैल्यू आप चेक करोगे बहुत पुअर आएगी। लेकिन तो इसका मतलब वो रिग्रेशन ठीक नहीं है। सो कैन वी ट्यून सम अदर रिग्रेशन? सो जैसे ही हमने पॉलिनोमियल में स्विच करोगे और उसका आर स्क्वायर निकालोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज सर लीनियर के डाटा सेट पे पॉलिनोमियल अगर यूज करें तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत डिफरेंट आएगा ना सर, उसके अंदर वो कभी पैटर्न मैच ही नहीं करेगा। अब सोचो ना, एक एग्जांपल देता हूँ, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप देखते हो ना, या तो वो बुलिश होती है या बियर्ड होती है ना। तो ऐसे में हमारा जो डेटा सेट होता है उसको हम किस तरह से कोशिश ये करेंगे, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लेके आएंगे, ना कि लीनियर के फॉर्म में लेके आएंगे। बिकॉज अगर आपने लीनियर में देखा, आप कहोगे तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बस आप क्लासीफाई कर पाओगे या तो ये बढ़ रहा है और स्टडी बढ़ रहा है। लेकिन अगर जहां उसने आउटलेयर देना शुरू कर दिया तो वो लीनियर से बाहर हो जाएगा, उसका डेटा सेट, आपका प्रेडिक्शन गलत आ जाएगी। तो ऐसे में प्रेडिक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कितना बढ़ेगा और कब बढ़ेगा, उसका स्लोप आना शुरू हो जाता है। अगर आपने कभी इनका ग्राफ देखा हो शेयर मार्केट वालों का, उनका ग्राफ में पैटर्न मिलता है, देयर इज सम पैटर्न, तो उसमें एक्स और वाई वैल्यूज है ना। कोई भी मैं ले लेता हूं, जैसे टाटा एग्जांपल लेते हैं ना, टाटा मोटर्स 5 years चार्ट। लेट्स से मैं कोई भी एक मॉडल प्रेडिक्ट करता हूं, राइट। सो इफ आई वांट टू सी दैट चार्ट, आई वांट एनी प्रेडिक्शन, आप देखेंगे उसके अंदर मोस्टली पॉलिनोमियल चीजें दिखेंगी। ये देखो, अब ये वाला ग्राफ चेक करो, जैसे ये आ रहा है, या आप एक ग्रोथ देखोगे तो ये आपको ये और ज्यादा ओवरफिटेड है, ये थोड़ा सा, ठीक है, तो ओवरफिटेड है। लेकिन आपको ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है ना कि यहाँ वैल्यू बढ़ रही है और फिर गिर रही है, फिर बढ़ रही है, फिर गिर रही है। इसमें अगर मैं लीनियर लगाऊंगा तो लीनियर मुझे ये तो कह रहा है कि ये बढ़ ही रहा है, लेकिन एक स्टेज के बाद कह रहा है नहीं बढ़ नहीं रहा है, नीचे ही जा रहा है। तो आउटलेयर आने शुरू हो गए हैं। अगर मैं इस वाले फिगर को फॉलो करता हूं, एंड इफ आई मेक अ लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर में यहां से लेके इस स्टेज तक तो ये लीनियर का फॉलो कर रहा था, पैटर्न मिल रहा था, आउटलेयर्स आ रहे थे कि एकदम ज्यादा भी डेटा आ रहा है और उसके आसपास जा रहा है। यानी एक ना स्लोप वैल्यू बनती है, स्लोप वैल्यू की जितनी चीजें आसपास रहेंगी, नियर बाय रहेंगी, लीनियर रिग्रेशन इज बेस्ट टू गो। बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी, और वो भी एक पैटर्न ही है, वी आर नॉट लीविंग द पैटर्न, बट देयर इज अ पैटर्न के अगर बुलिश जा रहा है तो वो बुलिश जा रहा है, यानी अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज कर रहा है,
और जब वो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज कर रहा है, यहां वो इंक्रीज 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 कर रहा है तो इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन इंक्रीज करने के बाद फिर डिक्रीज 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 कर रहा है, कंटिन्यूएशन डिक्रीजिंग है। तो कंटिन्यूएशन में अगर आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है, मतलब इसको आप लीनियर से नहीं, इसको आप पॉलिनोमियल से करो या डिफरेंट वे से करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये देखो, ये एक लाइन बिछा दी, बस वो क्लासिफाई करने के लिए एक अलग चीज है, क्लासिफिकेशन में हम लगा सकते हैं भाई ये बुलिश है या बियर्ड है, आज ये लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा, वो आप एक लाइन स्टेटमेंट से सर बेसिक चीजें देख सकते हो। लेकिन ना हमारे अलग अलग आउटपुट्स चाहिए, मैनेजमेंट डिसीजन वेरी करेंगे ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, मल्टीपल कंडीशंस, एंड उसमें पैटर्न्स आएंगे। सो इन दैट केस we sometimes we in that case especially we don't go with the linear and we recommend to go with the polynomial। और जहां मल्टीपल पैरामीटर्स हो जाएंगे तो फिर तो एक और भी है हमारे पास, मल्टीपल रिग्रेशन। in that case you have a multiple variables, multiple independent variables and mapping with the dependent variables। तो जैसा सिनेरियो है, जैसा डेटा सेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। सी मल्टीपल डेटा, अभी एक कार है, उसका मॉडल होगा, उसका वॉल्यूम होगा, उसका वेट भी होगा, उसको CO2 की वैल्यू होगी। ऑन दैट ग्राउंड नाउ यू हैव टू मेक अ रिग्रेशन चार्ट। अब आप कहोगे सर वो तो एक्स और वाई पे ही चलता था, एक कंडीशन उसमें यही थी पॉलिनोमियल और लीनियर में, दैट वी ओनली हैव एक्स एंड वाई एंड वी आर गोइंग टू डिजाइन इट ऑन 2D मॉडल सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो इन दिस केस इफ यू विल सी इट्स अ डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, सो देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, on this threshold value then there is a increase, increment 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 and then they are about to stable। वो उस लेयर तक आ गया ना, मैच हो गया, तो हो सकता है आगे का जो डेटा होगा वो फिर डाउनफॉल में जाएगा। तो ऐसे जो पैटर्न्स बनते हैं, जहां पे पैटर्न तो है लेकिन स्टडी पैटर्न नहीं निकल, इसका लीनियर नहीं निकल सकता, लीनियर के केस में गलत आंसर आएगा। सो ऐसे में वी ऑलवेज ट्राई टू गो विद द पॉलिनोमियल इंस्टेड ऑफ लीनियर, क्योंकि यहां का पैटर्न एक अलग लेवल दिखा रहा है जहां डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, इसमें आउटलेयर्स आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। सो बड़ा सिंपल सा मॉडल है, इफ यू सिंपली यू वांट टू लर्न द सिंपल बेस्ट मॉडल इज ट्राई टू क्रिएट योर बेसिक सेट, डेटा सेट, लेट्स से कहां गया वो लीनियर वाला, या ट्राई टू फाइंड द लीनियर सेट। इसमें आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, एक तो क्लासिफाई भी हो रहा है डेटा और द डेटा इज ऑलमोस्ट नियर टू द स्लोप एक्सेप्ट 1 और 2 आउटलायर्स, एक ही आउटलायर है, एक ही आउटलायर है, तो 2 आउटलायर पॉइंट्स की वजह से ये हालांकि वेरी कर जाता है, इसका स्ट्रेंथ, इसका स्लोप का वो बदल जाएगा, डायरेक्शंस बदल जाएंगे, लाइक डायमेंशंस बदल जाते हैं इसके, है ना। सो that is what like the purposes, and if you have any missing value we can identify because everything is more patterned। अब इनका रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। सो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप वेयर द वैल्यू इज r। तो हमें क्या मिल रहा था, हमें स्लोप मिल रहा था, इंटरसेप्ट पॉइंट मिल रहा था, r मिल रहा था, p मिल रहा था, स्टैंडर्ड एरर्स मिल रहा था, and that is what like we try to solve it, right? But at the same time if I'll talk about in this particular regard, तो पॉइंट्स देखो ना, सबसे पहले आप डेटा पॉइंट्स देखो, डेटा पॉइंट्स ही इतने वेरी कर रहे हैं, इसमें आप लीनियर कहां नजर आ रहा है आपको। सो हाउ इट इज बीइंग मैप्ड, मतलब फर्स्ट आवर में रात को 1 बजे आपकी कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है और लगभग मॉर्निंग 10 o'clock पे उसी कार की स्पीड सपोज 55 किलोमीटर पर आ रहा है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप, मतलब इसमें टाइम और वैल्यू, टाइम एंड वैल्यू, टाइम का यूनिट अलग है, स्पीड का यूनिट अलग है, तो ये 2 अलग पैरामीटर्स हैं और इन 2 पैरामीटर्स में कोई रिलेशन निकल रहा है या नहीं। तो जब आपने वैल्यूज प्लॉट करी तो आपको दिखेगा रे ये तो मैच ही नहीं हो रहा, ऐसे में हम कोशिश करते हैं देन विल ट्राई विद द पॉलिनोमियल इंस्टेड ऑफ लीनियर। लॉजिक क्लियर सर? सर क्लियर क्लियर सर, अगर x बढ़ाने से y बढ़ रहा है तो लीनियर लगाएंगे, और अगर उसमें वो डिप मार रहा है हाँ, तो पॉलिनोमियल लगा देंगे। हाँ, एंड अलोंग विद द रिलेशनशिप, मतलब उसमें भी रिलेशनशिप होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि रिलेशन। अब देखो ना, जब ये स्लोप डाउन लेवल पे है और यहाँ स्लोप अप लेवल पे है, तो 2 स्लोप थोड़ी बनाएंगे, एक ही स्लोप बन रहा है, इसलिए हमें पॉलिनोमियल जोड़ना पड़ा।
तो सुबह जब वो के डाउन लेवल पे आ रहा था रा, तो हमने उसको रा, पॉइंट को रा, कवर की। रात में सर कार की स्पीड ज्यादा है, जैसे जैसे रात होती फिर सुबह होते होते कम हो जाती, फिर बढ़ना शुरू हो जाती। एग्जैक्टली है ना, तो पैटर्न तो है ना इसमें भी, दिस देयर इज आल्सो अ पैटर्न। तो मल्टीपल आपने यहाँ पे दो क्वेरीज लगाई, देखो समझो बड़े ध्यान से, इसमें आपने दो क्वेरीज लगाई, आपने बड़ा मोटा मोटा बोल दिया और बड़ा अच्छा आंसर दिया। रात हो रही है तो स्पीड बढ़ रही है, दिन हो रही है तो उसी कार की स्पीड कम हो रही है ना। तो बेसिकली यू फाइंड टू डिफरेंट रिजल्ट्स एट डिफरेंट टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प आपका क्या हो गया, एक्स एक्सेस विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, but the value of y varies depending upon the time or any duration, and accordingly the value of y varies। यानी रात को कुछ आ रहा है, सुबह कुछ आ रहा है, यानी आपको दो अलग पैटर्न, ट्रू और फॉल्स, या दो अलग पैटर्न में क्लासिफाई होता हुआ डेटा नजर आ रहा है ऐसे केसेस में। और फिर भी पैटर्न तो है, ये नहीं कि पैटर्न खत्म हो गया, पैटर्न है। क्योंकि अगर 12 बजे ये स्पीड थी, 60 की स्पीड थी, तो 1 बजे लगभग 65 है, और अगर 10 बजे 55 थी तो आसपास है, एकदम चेंज नहीं हुआ, ये 55 से सीधा ये 100 या 200 नहीं हो गया। यहां ये नहीं हुआ, ये जिगजैग नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। जैसे ये एक चार्ट है ना जिगजैग वाला, ये अलग चार्ट है, ये जिगजैग वाला चार्ट है, ये देख रहे हैं आप, एकदम जिगजैग, ऊपर एकदम नीचे, एकदम ऊपर एकदम नीचे। तो ये और कोई पैटर्न होगा, देयर मस्ट इसमें बी अ पैटर्न, बट देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पैटर्न। मल्टीपल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं उसमें, तो इसमें हाँ बहुत। सर, जहां मल्टीपल आ जाएगा तो फिर हम मल्टी लेवल रिग्रेशन करेंगे ना। जी सर, जी सर। In that case, then we'll talk about the multiple linear regression. That is the purpose of multilinear, right? राइट सर। So there must be some pattern, there must be some relationship. So how to calculate what is there really there is a relationship or not? In case of polynomial, we'll calculate the relationship by using a R squared method, and in case of linear, we simply take the coefficient of R. That's it. तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम ये लेके चलेंगे तो आपको रिजल्ट सही मिलने लगेंगे। यस, इज दैट क्लियर टू ऑल? सर माइनस में अगर आर होगा तो सर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, स्क्वायर हो गया ना सर। अच्छा, माइनस आर को स्क्वायर कर देंगे सर। स्क्वायर कर दिया ना आर का, इसलिए तो रिलेशनशिप वैल्यूज को स्क्वायर, इसलिए तो आर स्क्वायर्ड ले रहे हैं बार बार। जी, तो माइनस जो आर है वो सर लीनियर के केस में आएगा या पॉलिनोमियल? नहीं, माइनस उसमें लीनियर में माइनस आता है, माइनस, इसलिए लीनियर की रेंज क्या होती है रिलेशनशिप की, -1 से 1। तो उसका मतलब क्या हुआ सर कि माइनस आर का मतलब क्या हुआ लीनियर में? माइनस आर मतलब माइनस अगर नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसका रिलेशनशिप तो है, लेकिन स्लोप डाउनफॉल में है। अच्छा सर, उसके और मतलब निगेटिव साइड, नीचे वाली साइड हाँ, में। नीचे वाले साइड पे जा रहा है, ये देखिए ना 0.013, अगर ये रिलेशनशिप आया है, तो इट मींस लाइक दिस इज वेरी वेरी जीरो, इट्स अ वेरी बैड रिलेशनशिप, इट वोंट वर्क, ओके ओके सर। है ना। जीरो मींस नो रिलेशनशिप, माइनस मींस मोस्ट आउट लाइकली टू बी डाउनफॉल। इट शोज इट इज एन आउटलायर, और ये बहुत दूर है लेकिन ऊपर है लाइन के, प्लस में। हाँ, वो मतलब दोनों तरफ इसमें कवर होता है लीनियर में, और पॉलिनोमियल में जो है हमें इसलिए स्क्वायर कर लेते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव में काउंट हो, और इसी वजह से इसका रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। इफ द वैल्यू इज मोर टुवर्ड्स 0, नो रिलेशनशिप, इफ द वैल्यू इज मोर नियर टू 1, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। इसीलिए आर स्क्वायर को कैलकुलेट किया, और आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा, अगर ये वाला जो हमने वैल्यू रिजल्ट किया ये डेटा सेट के अकॉर्डिंग, तो जब हमने ये मेथड्स रन करे तो ये हमारे पास आउटपुट आया 0.94, which is 94% relationship. So that means we can able to go for future predictions based on polynomial regression. In fact, अच्छा तरीका ये है ना सर, हमें डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है, हमें पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, अगर, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क ऑन डेटा साइंस ना, है ना, पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, हम लोग कई बार ये रिकमेंड करते हैं, ये रफ वर्क है, वी जनरली डू इन द केस ऑफ रफ वर्क व्हेनेवर वी आर इनटू रिसर्च, हम कहते हैं एक बार सारी एल्गोरिथम लगा दो और उसका रिलेशनशिप चेक कर लो, जिसका रिलेशन ज्यादा आ रहा है उसी को यूज करेंगे ना, उसी को प्रेडिक्ट करेंगे, बाकी को हटा देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंसेंबल टेक्निक, या सर ये कुछ वो कहलाती है सर? हाँ, तो विच एल्गोरिथम इज मोर अप्रोप्रिएट
that depends as per the data, right? Which algorithm is more appropriate, किस एल्गोरिथम से कैसे डेटा को किस एल्गोरिथम से मैनेज करना है। मतलब एक ही चीज सोचे ना सर, क्लासिफिकेशन के लिए अभी मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे आपने देखा, आपकी बुक में भी है, वी हैव डिसीजन ट्री, वी हैव लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर क्लासिफिकेशन, वी हैव एसवीएम फॉर क्लासिफिकेशन। अरे भाई क्लासिफिकेशन करना है, एक का एक एल्गोरिथम से भी तो क्लासिफिकेशन हो सकता है। why we have so many algorithms? So that depends on the data set, what type of data set is there and what type of patterns are there, what type of relationships are there in between those data set, and accordingly which algorithm gives you more accurate value than any other. So in case you find more suppose accurate value in support vector machine SVM as compared to, let us suppose, like with the logistic regression, then obviously now we will recommend use SVM for your data set. Yes, sir. राइट आप सर अगर सुबह 5 बजे उठ के आपका डे स्टार्ट होता है एंड यू हैव अ पैटर्न, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे आईटी एमसीए वाले होंगे, उनका दिन ही रात को 11-12 बजे शुरू होता है, माइट बी दे आर ऑन द नाइट जॉब्स और नाइट वर्क, है ना, और दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट ऑफिस वर्क्स। बहुत सारे डेवलपर लोग और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वो रात को पढ़ना पसंद करते हैं। प्रॉब्ली यू वांट टू लर्न इन द मॉर्निंग, आप कहोगे मैं तो सुबह 3:30-4 बजे उठ जाऊंगा और फिर फटाफट 12 बजे तक खत्म कर दूंगा। So your pattern working pattern is different, but the students who really want, वो कहते सारा दिन सोऊंगा, शाम को 4 बजे उठूंगा, 6 बजे 7 बजे खाना वाना खा के फिर पढ़ने बैठूंगा, रात को 4 बजे तक खत्म कर दूंगा। So everybody both are getting the marks. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लेट अस से क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों का भी रिजल्ट आया, उसमें से जो रात को पढ़ रहे थे उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे आए या जो सुबह पढ़ रहे थे उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे आए? पढ़ तो दो बराबर ही रहे थे, बट उसमें टाइमिंग का इससे कोई रिलेशनशिप है रिजल्ट से? टाइमिंग्स कि वो उन्होंने सुबह पढ़े या रात को पढ़े, और इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? और अगर कोई है तो हम वो पैटर्न वो रिग्रेशन से निकालेंगे। लेकिन और ये तो 2 ही वेरिएबल है, लेकिन आप कहोगे सर ये 2 वेरिएबल पे थोड़ी हो सकता है, बच्चों के अपब्रिंगिंग पे, बच्चों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, बच्चों का एफर्ट पे, बच्चों के मल्टीपल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस पे, प्रोजेक्ट वर्क पे भी तो वैल्यूज चेंज होंगी। सो देन इन दैट केस यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टी लेवल लीनियर रिग्रेशन, देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर parameter, right? So accordingly we need to decide which parameter is more suitable for which particular task. इसके लिए हम लोग इसलिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स को रन करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा आती है वो वाले को हम सेलेक्ट करते हैं एंड विल सजेस्ट टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा सेट। और ये वो डेटा सेट है जो रिकॉर्डेड है, मतलब अभी चेंजेबल नहीं है, वेरी नहीं कर रहा है ना, ये आपके अकॉर्डिंग एक्यूरेट डेटा सेट है। हम ये नहीं कर सकते अरे चलो एक काम करते हैं वैल्यू चेंज करते हैं। इट्स नॉट अ ट्राई एंड टेस्टिंग मॉडल, इट इज व्हाट द वैल्यूज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट मैनर। उसका हो सकता है आपने ये जो वैल्यूज लिखे हैं ये हो सकता है एवरेज वैल्यूज हो, ये कोई फिक्स थोड़ी होगा, दैट कुड बी एवरेज वैल्यू, these kind of values and the relationship between x and y. So this is the way how it varies and accordingly the regression need to be selected. तो बैड फिट क्या हो गया? जब आपने इन्हीं में ये वैल्यूज डाली तो ये देखो ये ऐसा बना, ये सारा बैड फिट है, नजर आ रहा है, दिस इज बैड फिट। तो इसमें क्या हुआ? वैल्यूज बदल दी बस, कोई पैटर्न ही नहीं है इसमें, पैटर्न नहीं है, वैल्यू नहीं है, आर स्क्वायर वैल्यू इसकी अगर ये देखो 0.009 आई, इट्स अ बैड रिलेशनशिप। नो वी कांट यूज पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑन दिस डेटा सेट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सर इस पे कौन सा सर फिर रिग्रेशन लगेगा अगर हो सकता है पॉसिबल? तो वो तो अलग अलग लगा के देखना पड़ेगा सर सारी, ये तो स्कैटर्ड डाटा है इसका, तो कुछ समझ में हमारे पास सारी रिग्रेशन सर, हमारे पास ना कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम, हम एक जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं
ट्राई एंड टेस्टिंग करने लगते हैं स्टार्टिंग में, तो हम क्या करते हैं, सपोज हम रिसर्च वर्क में हैं, सर्वे में हैं, वी गॉट सम डेटा, लेट्स से आज मैं आपको एक डेटा दूं, अगर आई हैव अ वन वेब सर्वर, एग्जांपल ले रहा हूं सर, and in that web server some activity is being performed like igno website, आज आपने कहा सर igno का सर्वर डाउन है, तो igno का सर्वर डाउन है या नहीं है, या igno कब कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, कब सर्वर डाउन होता है, मुझे इसका चार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूं, igno का जो भी होस्टिंग सर्वर है वहां से इनके लॉग्स ले आता हूं। इवन आई वांट टू नो whether it is a technical error or is that a hacking attempt or any other issue, is that operational issue, technical issue and all, if I want to predict, I want to identify, तो ऐसे में वो प्रिडिक्शन मैं किस बेसिस पे करूंगा, आई नीड डेटा, सो वेयर इज माय डेटा, हाउ डू आई कलेक्ट द डेटा, डेटा इज टू बी देयर इन द वेब सर्वर साइड, तो वेब सर्वर का डेटा सेट ले लूंगा, और वेब सेट सर्वर का जब डेटा सेट लूंगा उनमें कितने पैरामीटर्स हैं, 8 हैं, 10 हैं पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स let me try to place it those parameters on all the algorithms, every algorithm, and out of that we need to figure out which is the more appropriate algorithm supporting to identify the predictions, future values। तो फिर लीनियर काम नहीं कर रहा तो पॉलिनोमियल कर रहा होगा, पॉलिनोमियल नहीं कर रहा है तो देखें हो सकता है और एक और एल्गोरिथम और नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा हैं तो मल्टी लीनियर पे लेके चलते हैं फिर। सो और अगर वो भी नहीं है, अगर हम, और ये तब करते हैं सर लीनियर रिग्रेशन जब हमारा डेटा सुपरवाइज्ड लर्निंग मोड में होता है। whenever our data is in the supervised learning mode where you have the labeled data, then only we use these algorithms, so that is also the constraint, right? But at the same time आप कहते हो सर मेरे पास टेक्स्ट फाइल्स पड़ी हैं, 10 लाख टेक्स्ट फाइल्स हैं, और मुझे वो टेक्स्ट फाइल्स मैंने लेट्स से कोई हमने एक इवेंट किया था उसके कमेंट्स आए थे, है ना, 10 लाख पीपल गेव देयर कमेंट्स and I have, or their feedbacks, so I have their feedbacks in the txt files. So if you have the data in txt files, let us identify what was the can we able to predict, is it successful, is it not, or on which ground what is happening. So we want to take it unstructured data, and in that case we try to figure out भाई ये पॉजिटिव था या नहीं था, पहले ये तो पता चले। For that we use classifications, and then somebody belongs to someone, तो we can go for clustering, कौन किसका, कौन सा यूजर, कौन सी वैल्यू कौन से क्लस्टर का पार्ट है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस, प्रेडिक्शन एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस जैसे बहुत सारे एनालिटिकल मॉडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे है, अनसुपरवाइज्ड डेटा पे बिलोंग करते हैं। So according to the type of data, this all are labeled data, these all are freezed values, right? Accordingly we try to use these regressions or other algorithms as well, right? Is that clear to all? Right, sir. Great, great. So I think you must try this. Let's go and talk about multilinear as well. So now multilinear किस लिए use हो रहा है? Is just likely to linear, but with more than one independent values. अभी independent values हो रहा है, यानी आपके पास x था independent variable, dependent variable था y, है ना? We always recommend to keep your independent variable on x-axis and dependent variables on y-axis, right? But now we have more than one independent variables, meanings मतलब and gate लगा हुआ है, ये मान के चलना and gate, अगर एम्प्लॉय मेल है ना, या फीमेल है और वो डे टाइम में और आईटी का है, तो दोनों कंडीशन हो गए ना, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। अब जेंडर है, जेंडर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और शिफ्टिंग, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। में कुछ रिजल्ट परफॉर्मेंस कौन ज्यादा दे रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आई नीड टू कैलकुलेट द प्रेडिक्शन वैल्यूज बेस्ड ऑन 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को हम कंबाइन करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे, एंड ऑन दैट बेसिस विल गेट सम रिजल्ट। So in that case we use multiple regression,
Is that clear? Clear हो रहा है? Yes. Great. So you have some multiple parameters. कौन से हैं? आपके लेबल डेटा है ना सारा, कार कौन सी है, मॉडल कौन से हैं, वॉल्यूम क्या है, वेट क्या है, CO2 वैल्यू क्या है, and even probably you have more variables. So let us assume we have 5 good parametric values and the values in these variables, and now the purpose is we can predict the CO2 emission. मतलब CO2 क्या है? Dependent variable है of the car based on the size of the engine. पहला तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एक और साइज, यानी x में क्या चाहिए हमें, साइज, y में क्या चाहिए हमें, CO2. बट with multi-regression we found through is in more variables like the weight of the car to make the prediction more accurate. अगर हम उसमें weight और जोड़ दें, size of the engine and weight of the car. So two multiple parameters, size of the engine and weight of the car into the AND gate, इन दोनों की कंडीशन ट्रू होती है, तब CO2 की वैल्यू क्या निकलेगी, right? As per the size of the engine and as per the weight of the car, depending upon these two independent variables, I need to calculate the dependent variable, which is my CO2. So in that case, how you will predict? तो क्योंकि ये रोज एंड कॉलम्स एक्सेल वाला पार्ट आ रहा है, तो ऐसे में जब भी डेटा प्रिडिक्ट करेंगे या एनालाइज या प्रोसेस करेंगे, वी यूज पांडास. So pandas is the library where you are trying to read the data.csv file. So this is to read the data. So first we have a df object where you are trying to read that data, and afterwards you have a value of x and y. और x में आपने क्या किया, दो परमानेंट वेरिएबल डाल दिए ना, वेट एंड वॉल्यूम. पहले एक ही वेरिएबल था, अभी हमने दो वैल्यूज डाल दी. कौन सी, वेट एंड वॉल्यूम. सो वी हैव टू डिफरेंट पैरामीटर अंडर x, and now we have one independent variable CO2 under y. अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? So in that case, first we have to generate to fit the method. तो fit करने के लिए from the sklearn module we will use a linear regression method to create the linear regression object. तो linear regression का एक object बना रहे हो आप, है ना, RegR, and this object method called fit method है that takes the independent and dependent variables as a parameter and fill the regression object with the data to describe their relationship. फिर उसमें हम देखेंगे वो दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई रिलेशनशिप निकलता है कि नहीं. तो पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया रिलेशनशिप का, लीनियर रिग्रेशन का, उसमें वैल्यू एक्स एंड वाई को फिट कर दिया. सो देयर यू हैव अ मेथड. इसलिए हम इस केस में जो है sklearn लाइब्रेरी यूज करेंगे. ओके देखिए, इसके साथ साथ ना पाइथन की लाइब्रेरीज बदल रही हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू हैव. Accordingly we have a different methods. So we want to implement again a linear regression method, but for that we have to go with a linear model object, the class which belongs to the library called sklearn. So from linear underscore model dot linear regression method, so we are initializing the object called regr. So this is a regression object, and in regression object we have to fit the data size. First of all, fit the data x and y coordinate, and once you fit that data, already x and y has already been defined like this. Okay, so now once you fit that data, so the regression dot prediction on any particular stage where you will say that in case अगर मेरी कार का weight 2300 kg है और उसका वॉल्यूम 1300 सेंटीमीटर क्यूब है, so if I'll pass these values, ऐसे में मेरी prediction क्या निकलेगी. So if this is the query, so there you will find the code. Read your CSV file, Excel file by using pandas. Try to fit that model into linear regression because you have two independent variables and one dependent variable. So make your x and y into the matrix. That matrix is to be generated and fitted into the object of linear regression.
pass your values and simply further predict method for any new value, accordingly you will get the prediction. तो ये बता देगा ऐसे में आपकी वैल्यू ये आएगी. So we can predict that the car with 1.3 liter engine and with the weight of this will release approximately 107 gram CO2 for every kilometer it drives. लगभग उसका एवरेज इतना निकलेगा. तो एक प्रेडिक्शन आ गई. एंड फिर इसका कॉफिशिएंट निकालें. इसका भी तो प्रेडिक्टेड वैल्यू उसका रिलेशनशिप नहीं देखोगे. सो टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप विद एन अननोन वेरिएबल, किसी भी अननोन वेरिएबल. सो लेट्स से x इज द वेरिएबल, देन 2x is x of 2 times and x is the unknown variable and the number 2 is the coefficient. तो दो तो गया coefficient, इसको 2x कर रहे हो तो एक coefficient है और एक variable है. Now in this case we can ask the coefficient value of the weight against CO2. तो coefficient value को CO2 के against check करते हैं and volume के against check करते हैं, so that the answer will give us the what is the happening and if it increase or decrease one of the independent variables. तो वही आपने क्या किया, x और y की वैल्यूज को पास कर दिया, लीनियर मेथड बनाया, प्रिंट करा. ये एक प्री डिफाइंड मेथड है, कोफिशिएंट COEF अंडरस्कोर. इट्स अ वेरिएबल इन दिस लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट. तो आपकी वैल्यू आएगी ये 0.0075 समथिंग. अब इसका क्या मतलब हुआ? सो द रिजल्ट एरे रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ द वेट एंड द वॉल्यूम. दोनों दो वैल्यू आई है ना, एक आई है 0.0755 और 0.0078. सो देयर यू हैव अ वेट की वैल्यू एंड वॉल्यूम की वैल्यू. सो दीज वैल्यूज टेल अस if the number increases by 1 kg, so CO2 immersion will increase by this value. अगर 1 किलो वेट बढ़ेगा तो हर बार CO2 का रिजल्ट जो है इतना ग्राम बढ़ जाएगा. सेम वे फॉर द वॉल्यूम फॉर विच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर ऐसा होगा तो CO2 का इतना वैल्यू बढ़ जाएगा. सो आई थिंक दैट इज द फेयर गेस, बट लेट्स टेस्ट इट अगेन. इसको टेस्टिंग तो करना पड़ेगा ना, है ना. सो इफ विल प्लेस दीज वैल्यूज अगेन एंड विल गो विद द प्रेडिक्शन, सो आपको इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा. सो वी हैव द प्रेडिक्टेड दैट, ऑलरेडी हमारा प्रेडिक्शन तो था ही. इसको आप अपना कैलकुलेट करोगे 107 प्लस 1000 इंटू इस वैल्यू से विच इज 114, तो ये आंसर आ जाएगा. दिस इज अ टेक्निकल वे टू एनालाइज that whether your data is full fitted and what would be the value based on the coefficient numbers. These are the coefficients, right? Thresholds or coefficients आप कह सकते हो. So we get the coefficients और coefficients को multiply कर दो. जितना आप weight बढ़ाओगे या volume बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता रहेगा. This is what the predictions. तो लॉजिक क्लियर हुआ जी? मल्टीपल रिग्रेशन कैसे काम कर रहा है? एनी डाउट? आई थिंक अब तो सबको क्लियर हो गया. मैंने रिग्रेशन खुद दोबारा से ही करा दिया सब कुछ. देन जब ये क्लियर हो जाता है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी तक आप सब कर रहे हैं एल्गोरिथम्स. आफ्टर एल्गोरिथम्स लेट अस कम एंड गेट इनटू द प्रिपरेशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल. How can you train and test your model? So एक scale feature है, एक और class है, इसको भी देख लेते हैं. It's again on multi regression chapter based on that. Same values हैं. ये scale, this is a concept of standardization, right? Data standardization या Z score value या standard deviation value निकालते हैं हम, ठीक है, और scale calculate करते हैं और उनके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं. तो आपको बस ये वैल्यूज उसमें डालनी है. दैट्स इट. पर्पस समझिए. व्हेन योर डेटा हैज अ डिफरेंट वैल्यू एंड इवन डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स, इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंपेयर देम. ऑब्वियसली ना, जब दोनों अलग अलग वैल्यूज ही अलग हैं, है ना, मेजरमेंट यूनिट्स ही अलग हैं,
How can we correlate it? What is the kilogram compared to meters? No. Or altitude compared to time? No. So there is a difference. Then you will not get the appropriate results. एक चीज ग्राम्स में है और एक चीज किलोग्राम्स में है, तो आपको स्केल करना पड़ेगा ना अपने डेटा को. यही तो मैथ्स में हम लोग सब करते आए हैं शुरू से ही. इफ एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स और किलोमीटर्स, आप उनको स्केल किए बिना कैसे डेटा लोगे? तो बेटर है हम मीटर्स में ले लें. 1000 meters, which is nothing but 1 kilometer, and why not 0.5 meter? So that could be in a very smaller in unit. So the purpose of scaling is, in case if you have a different measurements, it's better to scale your data and then further take it to the comparison. Then you will get the accurate value. Otherwise आपका prediction गलत ही आएगा. So take a look to that table below, and it is the same data set we used to apply in the multiple regression जो अभी हमने पीछे यूज किया था. अभी एक तरफ वॉल्यूम है which is in liters instead of, है ना, सेंटीमीटर क्यूब. तो उसको हम लीटर्स में ले लेते हैं बजाय सेंटीमीटर क्यूब के. तो 1000 को हम 1 इंस्टेड ऑफ 1000 मान के चलेंगे. तो उसको आपने कन्वर्ट कर दिया. वॉल्यूम 1 मतलब क्या? 1000. सर अगर वेट को सर टन्स में ले सकते हो तो सर ये भी. हाँ, व्हाटएवर द नियरेस्ट सर, व्हाटएवर नियरेस्ट. वॉल्यूम को एज इट इज रहने दें, वेट को टन में ले लें. हाँ, वो भी ले सकते हैं. मतलब इट्स ऑल अप टू यू. इसके ना वैल्यूज को चेंज करके नया रिजल्ट जनरेट करो ना सर. 100% कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है. ठीक है. पर्पस ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं. तो वॉल्यूम और वेट हैं, तो इन दोनों को ही हम ले सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते? राइट. ठीक है. सो लेट्स से दे टुक अ concept of volume in this case, so it can be difficult to compare the volume 1.0 with the weight of 790, but if we can scale both into the comparable values, so we can easily see how much one value is compared to the other value. तो इसका भी एक कुछ coefficient, कुछ threshold निकाल लेंगे ना, तो easy हो जाएगा. So there are the different methods for scaling. For that you need to work on the concept called standardization. So we have to talk about the data standardization. तो standardization का formula क्या है? Z is equals to x minus u upon s, where z is the new value which we have to predict, x is the original value, u is the mean value of. So इसका mean निकाल लो, x का सबका mean निकाल लो और उसका एक mean value निकाल लो u, upon standard deviation s. S is your standard deviation. So this way you can scale your data. तो हमारे पास वेट क्या है? वेट आप देखिए ना, यहाँ वॉल्यूम 1 ले लिया तो वेट आ रहा है 790. तो ऐसे में 790 को हम क्या कर रहे हैं, है ना, विल टेक अ वेट लाइक 790 माइनस इसका यू क्या है, पूरा वेट का मीन निकाल लिया अपॉन टोटल. अगर 18 रिकॉर्ड्स हैं तो 18, इन सब का टोटल करके डिवाइड बाय 18 कर दिया तो एवरेज वैल्यू आ गई. So there you will find the average value. So your value of x minus the mean value upon SD, standard deviation, calculate कर लो. So after that you will find एक threshold value, एक coefficient type निकल जाएगा जिसे हम कह रहे हैं -2.1. यानी जो भी points, जो भी weight के points -2.1 के अंदर होंगे तो वो पैटर्न मैच कर रहे हैं. जो points -2.1 से बाहर जाएंगे वो आउटलेयर्स प्रोसेस कर रहे हैं. Same way, if you take a volume column of the data set above the first value of 1.0 and let us scale. तो above अगर होगा तो एवरेज अगर सपोज 1.61 आया, अभी 1 है ना, इसका वॉल्यूम का भी हम कर रहे हैं, हम वॉल्यूम को भी लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है वॉल्यूम को नहीं ले रहे. तो वॉल्यूम का भी आपने एक एवरेज निकाल लिया, 1.61 आया हुआ है. ठीक है. और आपकी पहली वैल्यू आई सपोज 1, तो 1 minus 1.61 अपॉन standard deviation, that is the value of 0.38, which is equals to minus 1.59. So अगर आप कंपेयर कैसे होंगे, अगर वो -2.1 विद -1.59 का अगर कंपेरेटिव वैल्यू निकलेगा और वो इस वैल्यू को बिलोंग करेगा, तो इसलिए आपका नया चार्ट जो बनना चाहिए, x और y की वैल्यूज ये होनी चाहिए.
और इस वैल्यू से हमें कंपेयर करना है. So in this case we have to compare not with the volume or weight. Volume और weight दोनों ही बदल दिए. So for each value of volume and each value of weight आपको स्टैंडर्ड स्केलर मेथड लगाना है. तो सबसे पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म कीजिए, डेटा को ट्रांसफॉर्म कीजिए, वॉल्यूम्स को, वेट्स को, इनको ट्रांसफॉर्म करके इनकी वैल्यू रिप्लेस करके आपको जो वैल्यू लिखनी होगी वो ये लिखनी होगी -2.1 और वहां वैल्यू आ जाएगी -1.5. तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चलेगा. तो इनका आपस का पैटर्न बन गया वेट और इसका, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे और दोनों की यूनिट अलग थी. तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? यू गो विद स्केलिंग, ताकि आपका डेटा की एक्यूरेसी बढ़ी रहे. हमेशा अपनी डेटा की एक्यूरेसी ठीक रखना है. डेटा की एक्यूरेसी नहीं होगी, आपका सारा जो मॉडल आप डिजाइन करोगे वो सब गलत बनेगा. कहते हैं ना, घर का प्लॉट अगर बस 2 mm टेढ़ा कर दो तो पूरा बिल्डिंग 5 फ्लोर खड़ी करोगे, नजर आ जाएगा कि आपकी टेढ़ी बिल्डिंग बनी है. तो परपेंडिकुलर द बेस लाइन ऑफ एक्स मस्ट बी 0 डिग्री, है ना. सो दिस इज द वे आपको अपना एक्स और वाई यानी वेट और वॉल्यूम का डेटा को रिप्लेस करो इन वैल्यू से, है ना. इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया आपने, स्केलर वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया, जिससे इनके यूनिट्स का चक्कर ही खत्म हो गया. इन दोनों वैल्यूज का कॉम्बिनेशन का रिलेशन निकाल दिया हमने, वॉल्यूम का और वेट का रिलेशन निकल गया. और जब वॉल्यूम और वेट का रिलेशन निकल जाएगा ऑन दैट बेसिस, और उनके भी हमने मीन निकाल लिया और उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डिवीजन वैल्यूज को निकाला, तो हमें पता चला कि इनका कोएफिशिएंट्स क्या निकले और उनकी वैल्यूज वेट के लिए और वॉल्यूम दोनों के लिए क्या होनी चाहिए. अगर वो वैल्यू इतनी होगी तो ये वैल्यू इतनी होगी. इस डेटा सेट को, नए ट्रांसफॉर्म्ड डेटा सेट को लेना है एज अ बेस डेटा, और इस डेटा को हमें ट्रेन करना है अपने सिस्टम में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रेडिक्ट करना चाहो उसकी प्रेडिक्शन वैल्यू ठीक निकल सके. तो अब आप बोलते हो नेक्स्ट एक प्रेडिक्शन करते हैं CO2 के लिए. लेट्स से द टास्क इन द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वाज टू प्रेडिक्ट द CO2 इमर्शन फ्रॉम द कार वेयर यू ओनली न्यू इट्स वेट एंड वॉल्यूम. आपको सिर्फ वेट और वॉल्यूम पता है, तो उसका CO2 कैसे निकलेगा, क्या प्रेडिक्ट करेंगे, अब ठीक आएगा या नहीं आएगा. तो फिर से आप पांडास, स्काईपाई, स्टैंडर्ड स्केलर लगाइए, डेटा रीड कीजिए पांडास में, वेट और वॉल्यूम को एक्स और वाई में रखिए, इनको स्केलर लेवल पे फिट कीजिए. पहले एक्स को लिया हमने, इनको सारा ट्रांसफॉर्म कर दिया डेटा को. जब डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो स्केल्ड एक्स मॉडल बन गया. जब वो स्केल्ड एक्स मॉडल बन गया तो इंस्टेड ऑफ, जब आप रिग्रेशन एल्गोरिथम लगाओगे तो बेसिक वैल्यू उस पे नहीं लगाना जो पहले हमने एक्स पे लगा दी थी सीधा. अब हमें किस में लगाना है, हमें लगाना है स्केल्ड एक्स वैल्यूज पे. जो स्केल्ड एक्स वैल्यूज आई हैं इन कोएफिशिएंट टू वाई, इसके साथ आप डेटा सेट को फिट करोगे और ट्रांसफॉर्म करोगे डेटा को. स्केल्ड और ट्रांसफॉर्म, जब ट्रांसफॉर्म हो चुका है ऑलरेडी, उसमें आप कंपेयर करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज डालोगे. तो आपके पास जो डेटा सेट है, आपने एक्स और वाई जो प्रेडिक्ट करना है ये डाला, तो इससे एक स्केल्ड वैल्यू आई. जो स्केल्ड वैल्यू आई वो ऑब्वियसली एक ही वैल्यू है, तो उसको 0 मेमोरी एड्रेस पे होगा एज पर एरे. उसको प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट मेथड लगाओ और उसको एक वेरिएबल में प्रिंट करा के डिस्प्ले करा दो. तो वो कह रहा है उस टाइम में 107 वैल्यू आएगी जी आपके CO2 की, अगर आपका वेट और वॉल्यूम इतना होगा गाड़ी का. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. स्केलिंग क्यों जरूरी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्केलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, स्केलिंग. Understood, sir. Understood. So this is the best part and further most important part, ये है crisp of machine learning. मतलब जैसे एक बार ये आ गया तो सब आ गया, बाकी तो सब एल्गोरिथम्स हैं. डेटा कैसा है और वो डेटा के अकॉर्डिंग और एज पर कंडीशंस हमारी एल्गोरिथम्स बदलती रहती है. तो अल्टीमेटली तो आपको लर्निंग करना है क्या, एल्गोरिथम्स का, और डेटा ठीक बनाना है. अगर आपका डेटा जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा, ट्रांसफॉर्म्ड होगा,
एग्रीगेटेड होगा, जो भी आपका डेटा सेट है उस डेटा सेट को फाइनली मशीन की लर्निंग में, मशीन की मेमोरी में हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि वो डेटा परमानेंटली रहे और उसके बेसिस पे हम उससे आगे रिजल्ट्स ले सके और आगे फर्दर हम उससे चाहें तो कंपेयर कर सके, प्रिडिक्ट कर सके एंड मेनी मोर थिंग्स. So ultimately we have to take the concept of machine learning train and test model, and now your machine learning train and test says that we have a machine learning, we create the model to predict the outcomes of the certain events. Okay, so based on your previous chapters, as the prediction, we'll go for a CO2 immersion for the car based on their weight and engine size. So to measure the good model, है ना, good enough, the model is good enough, उसके लिए हमें क्या करना है, we have to use the method called train test method. ठीक है जी, which one? Train test method. तो अल्टीमेटली मशीन को लर्न करवाना है, मशीन को सिखाना है, बेटा ए फॉर एप्पल यही है, जब ये फिगर आए, ये इमेज आए तो ये एप्पल ही बोलना है. हम बच्चे को रटवाते हैं ना और बार बार उससे पूछते हैं, एफर्मेशन लेते हैं, तो तभी उसे याद हो जाता है. सो मशीन को आप जैसा डेटा सेट दोगे, मशीन वो चीज याद कर लेगी. आपने गलत दिया तो वो गलत काम करेगी, आपने सही दिया तो वो सही काम करेगी. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट? दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ योर डेटा सेट, ऑफ योर मॉडल. तो डेटा ही सब कुछ है, बहुत एक्यूरेट होना चाहिए. सो व्हाट इज द ट्रेन टेस्ट मेथड? नाउ ट्रेन टेस्ट मेथड इज अ मेथड टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल. आपके मॉडल की एक्यूरेसी को चेक कर रहा है. हमने ऊपर मॉडल बनाया था ना, उसमें अभी हमने पढ़ा था स्केलिंग में भी, और हमने एक मॉडल डिजाइन किया था जब दो वेरिएबल्स थे, और उसको हमने पॉलिनोमियल में भी एक मॉडल बनाया था, है ना. सो वी हैव टू जनरेट अ मॉडल. अब जो मॉडल बना है उसके अंदर जो डेटा है, और हमने तो सीधा डेटा डाल दिया था पहले, वॉल्यूम, और तो वो जो मॉडल है इस हिसाब से वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमने स्केलिंग नहीं करी थी. जब तक हमने स्केलिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा था तब तक जो हमने मल्टी लीनियर रिग्रेशन करा, उसका जो भी रिजल्ट आया, अब वो सही है या गलत है ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो हाउ टू टेस्ट दैट योर मॉडल इज एक्यूरेट और नॉट? So that's a concern where we have to understand whether my model is accurate or not. So in that case, the best part is you always try to split your data. इसीलिए एक मेथड और भी है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड एक और भी है, इसमें पता नहीं इन्होंने पढ़ाया है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, बट बड़ा क्लियर कंसेप्ट है. वी ट्राई टू ट्रेन एंड टेस्ट बिकॉज यू स्प्लिट योर डेटा इनटू टू डेटा सेट. तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जितना आपका डेटा सेट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. लेट्स से 80-20, 70-30 रेशियो, 80-20 रेशियो. 20 इज माय सैंपल डेटा, 80% लेट अस कंसीडर एज अ पॉपुलेशन ऑफ द डेटा. ठीक है, तो मेन डेटा सेट कौन सा हो गया आपका 80%, और 20% सैंपल डेटा सेट हो गया. भाई हर एक को एक्यूरेसी से चेक नहीं कर सकते ना बार बार. लेट अस टेक रैंडम डेटा. रैंडम मतलब डेटा सेट वही है जो हमारा है, बट जो मेन डेटा सेट है आपका, सपोज आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं और एक डेटा सेट है और वो फ्रीज है. अब उसके मॉडल की टेस्टिंग करनी है, तो उसमें से कोई भी रैंडम 20 रोज निकाल दो. रैंडम एनी 20 रोज will keep it in the testing model, testing data set, and 80% of the rest of the data consider as a trained data set. तो मैं क्या करूंगा, 100% रिकॉर्ड वही है, उनके रिकॉर्ड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. दिस इज हाउ वी आर डूइंग. वी आर गोइंग टू क्रिएट द कंपैरिजन एंड टेस्टिंग्स ऑफ दैट मॉडल between their relevance of the data. So out of 100 records, let's say I'll consider 80 as a main data set, trained data set, and 20% as a testing data set. तो 20% कोई भी रैंडम 20 रोज निकाल लो 100 में से, और उन रोज को आउट ऑफ 80 रोज में से हम कंपेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे. दिस इज योर ट्रेन टेस्ट मॉडल. इसमें सर रीशफल करना होता है डेटा को. हाँ, वो अपने वैसे वो करता है, इनके मेथड भी करते हैं, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो रैंडमली, रोज वाइज, मैनुअली भी आप कर सकते हो. उसके भी हमारे पास numpy और दूसरी लाइब्रेरीज में मेथड्स हैं, है ना. हाँ, वी कैन डू. और अदरवाइज ये जो मेथड्स हैं ये खुद करते हैं, आपको नहीं लिखने की जरूरत. पाइथन में यही तो फायदा है, आपने सिर्फ मेथड का नाम याद रखना है, दैट्स इट. रेस्ट ऑल एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड बाय दोस मेथड्स. दिस इज द बेनिफिट ऑफ पाइथन इवन विद आर लैंग्वेज.
सेम अगर हमें आर लैंग्वेज में करना है, कॉन्सेप्ट सेम है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल गया, only you need to learn that syntax of that language, that's it. So 80% training and 20% testing. So you trained your model using your training data set and test your model for the testing data set. तो हमें ये दो मॉडल इस तरह से क्रिएट करना है. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर वी हैव द डेटा. लेट्स से वी हैव 100 कस्टमर्स इन द शॉप एंड देयर शॉपिंग हैबिट्स. तो एक शॉप है, एक कोई भी शॉप है, उसमें 100 कस्टमर्स का हमारे पास रिकॉर्ड है और उनके हैबिट्स हैं, वो क्या क्या लेते हैं, उनके हैबिट्स हैं. ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज मिल रही हैं. सो लेट अस अज्यूम वी हैव अ नंपाई, वी हैव प्लॉटिंग, वी विल यूज रैंडम सीड्स के लिए 2 एक वैल्यू ले लिया, रैंडम सीड्स मतलब एक रैंडम सीड दे दिया इसको वेरी करने के लिए डेटा को. ठीक है, so now we have to generate the data for x and we have to generate the data for y. so numpy random normal, उसमें 3 पैरामीटर डाल दिया है, ये आपका 3, 1, 100. और इसमें से जो डेटा बचा, इसमें से जो भी डेटा बचा, उस डेटा के ऊपर आपने फिर से y वेरिएबल में रैंडम नॉर्मल एल्गोरिथम लगा दिया विद द अदर डेटा सेट डिवाइडेड बाय x एंड यू आर ट्राइंग टू प्लॉट विद x एंड y और प्लॉटिंग करके दे दिया. तो कुछ ऐसा डेटा आया. ठीक है, ये कुछ डेटा पड़ा है हमारे पास. अब इसमें करेंगे कैसे? लेट अस ट्राई टू स्प्लिट इनटू 80-20 रेशियो. तो ट्रेंड x ट्रेंड y, दो वेरिएबल ले लिए. training of x-axis, training of y-axis data, then we have a testing of x-axis and testing of y-axis. तो ध्यान से देखो डेटा कैसे लिखते हैं. ऑल x इंक्लूडिंग कोलन है विद 80. इट मींस इसमें से जो भी डेटा सेट है इसके 80% डेटा को ट्रेन x डेटा में डाल दो. सेम इसका जो भी रेलेवेंट x टू y, जो भी रेलेवेंट x टू y होगा, सेम डेटा सेट को 80% डेटा निकाल के ट्रेन y नाम के ऑब्जेक्ट में डाल दो. तो आपने ट्रेनिंग डेटा सेट को अलग से डिक्लेयर कर दिया. दिस इज योर ट्रेन x ट्रेन y वेरिएबल्स विद 80% ऑफ द रिकॉर्ड्स ट्रांसफर टू दीज वेरिएबल्स. इसमें कोई लूप नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस सिंपल ऐसे लिखना है. दैट्स इट. कितना इजी है. एंड द रेस्ट ऑफ द डेटा जो 80% जा चुका है, उसमें से जो भी रिमेनिंग है that is obviously 20%. so that 20% of data from the x goes to the testing of x variable as well as for the y data will goes to the y data set. तो हमारे पास x and y का डेटा सेट था, ये हमने जनरेट करा था, ये हमने रैंडमली जनरेट कर दिया था बाय एनी डेटा सेट कॉम्बिनेशन. टोटल 100 रिकॉर्ड हमने x के जनरेट करे, टोटल हमने y के जनरेट करे. इसमें हमने 3,1 का कुछ भी एक रैंडम एक रेशियो और एक न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली जो कि रैंडम वैल्यूज जनरेट करे. तो जो भी डेटा जनरेट हुआ वो कुछ ऐसा जनरेट हुआ. ठीक है, आपके एंड में भी अलग अलग हो सकता है कुछ वैल्यूज कैसे, क्योंकि रैंडम मेथड लगा दिया हमने. ठीक है, सो विल गेट अ वन न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यूज इन द रैंडम फॉर्मेट. इट जनरेट्स द रेंज, विद इन द रेंज 100 वैल्यूज. तो 100 रिकॉर्ड्स बन गए. एक्स और वाई में अपने रिकॉर्ड्स आ गए, टेबल बन गया. और उसमें हमने ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई में 80% और टेस्ट में एक्स एंड वाई में rest 20% divide कर दिया. so we split our data. this is the way how you split your data. ठीक है, and now let us try to display. अगर आप डिस्प्ले कराओगे स्कैटर प्लॉट में ट्रेन x और ट्रेन y का डेटा को, तो ट्रेन x ट्रेन y का डेटा ऐसे है. ठीक है, इसको आपने शो करा दिया, ये 80% का डेटा है. और ऐसे ही टेस्टिंग का डेटा सेट प्रिंट कराओगे तो वो कुछ ऐसा है, ये 20% का डेटा है. तो दोनों को आप अलग अलग करके टेस्ट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो. अब हमें इसको फिटिंग करनी है, फिटिंग ऑफ द डेटा सेट. तो हाउ वी कैन गो एंड फिट इनटू द प्लॉटिंग पार्ट. सो लेट अस लुक इनटू द प्लॉट मेथड. इसमें आप कर क्या रहे हो, सेम वही चीज है. नमपाई प्लॉटिंग यूज कर ली, रैंडम वो ले लिया, डेटा जनरेट करा, स्प्लिट एंड टेस्ट एंड स्प्लिट कर दिया. अब आपको एक मॉडल बनाना है. मॉडल में पॉलिनोमियल 1D मेथड ही लगा रहे हैं, तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाने लगे हैं. उसके अंदर पॉलीफिट मेथड था. पॉलीफिट मेथड में आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और कितना फिटिंग मॉडल लेना है ये आप डिफाइन करते थे. 3, 4 ये हमने टेस्ट करके देख लिया था, राइट. सो ट्रेन एक्स ट्रेन वाई 4 करके पॉलीफिट किया हमने
numpy के मेथड को लेके, ठीक है, मोर एक्यूरेट फिटिंग करने लगे हैं कि भाई ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ फिट हो जाए, ठीक है। सो वाल पॉली 1D मेथड लगाया और एक मॉडल बना दिया माई मॉडल। अब लाइन बनानी है तो लाइन बनाने का तरीका आपको याद होगा, लाइन स्पेस, और उनकी वैल्यूज ले देते थे तो लाइन स्पेस माई लाइन बन गई। स्कैटर प्लॉट में आपने ट्रेनिंग डेटा सेट तो डाल दिया, लेकिन प्लॉट में क्या डाला, माई लाइन, तो ये लिया वाई की तरह है ना, ये एक्स लाइन पे माई लाइन कॉमा वाई जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसको आपने माई लाइन के कॉरस्पॉन्डेंट वाई के लिए जो भी वैल्यूज थे उसको मॉडल में फिट करा और उसके अकॉर्डिंग उसका प्लॉट डिजाइन कर दिया और शो कर दिया। ये सिंपल मेथड है, पॉलिनोमियल मेथड्स हैं। आप एक बार पॉलिनोमियल मेथड अलग से भी पढ़ लेना, मैथमेटिकली आपको क्लियर हो जाए। तो फाइनली मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आया, मेरा प्लॉटिंग ऐसा आया, सिंपल, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली आपको पता है आर स्क्वायर निकालना होता है रिलेशनशिप के लिए, है ना। तो आर स्क्वायर निकालेंगे पॉलिनोमियल के केस में, तो पॉलिनोमियल के केस में आर स्क्वायर आपने कैसे निकालना, सेम मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं। डेटा क्रिएट किया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाया, पॉलिनोमियल मॉडल में डाला, और मॉडल में डालने के बाद R2 स्क्वायर निकालना है, जिसमें ट्रेन वाई मेथड को लेंगे, ट्रेन वाई ये वाले मेथड को कंपेयर करेंगे मॉडल के अंदर जो एक्स डेटा डाला, उसके बेसिस पे आपको R2 स्क्वायर वैल्यू आएगी, जिसका परसेंटेज आ 79%, मतलब ऑलमोस्ट 80%। और 80% इज ओके, रिलेशनशिप है, इट मींस देयर इज अ समवेयर रिलेटेड डेटा, राइट। सो दिस इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, जिससे आपको एक बार आपने ये देख लिया कि ट्रेनिंग डेटा सेट पे जो डेटा एक्स और वाई का है, उसका जो मॉडल आपने डिजाइन किया है उसकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या है, लगभग 80%। अब टेस्टिंग का भी तो करोगे, तो जब ट्रेनिंग का हमने अलग कर दिया, 80 रिकॉर्ड्स के ऊपर हमने टेस्ट किया, अब बाकी 20 रिकॉर्ड्स पे भी जब हमने R2 वैल्यू निकाला, R2 वैल्यू को निकाल के हमें मिला 0.8%, मतलब अगेन 80% के आसपास इसमें भी आंसर आ गया। तो मतलब ट्रेनिंग का डेटा अलग 80% था, टेस्टिंग का भी डेटा 80% एक्यूरेट था, यानी दोनों 80% पे चल रहे हैं। समझ में आ गया ना, इस पूरे मॉडल का एक्यूरेसी लेवल 80% है। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो भी निकलेगी, नाउ दैट वी कैन हैव द एस्टिमेट दैट आवर मॉडल इज ओके, we can start predicting new values. So how much values we will buying customer spend if she or he stays in the shop for 5 minutes. अगर 5 मिनट वो हमारे शॉप में रुक जाता है तो वो कितने का बाय करे, क्या है उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो जब वो आप उस पर डालोगे उसका रिजल्ट आ जाएगा और आप चेक कर पाओगे। ये कह रहा है उस केस में अगर वो 5 मिनट आपकी शॉप पे रुक गए तो वो $22.88 के आसपास, 80% एक्यूरेसी ये कहती है कि वो आपको लगभग $23 का जो है बिजनेस देके जाएगा, अगर वो 5 मिनट आपके शॉप पे खड़े हो गए। So this is the diagram, this is the way how polynomial regression supported to train and test the data set. We divided the data set. First we try to check the accuracy of the model, and if the model is accurate then we'll try to place any random value, है ना, and on that basis we'll try to predict, and predict ये कहती है 80% accuracy ये है कि वो 22 से $23 आपका खर्चा करके जाएगा, 80% accuracy अभी तक का जो आपका सिनेरियो है उसके ऊपर। तो लॉजिक क्लियर हुआ जी। ट्रेन टेस्ट मेथड क्या है, व्हाट इज ट्रेन टेस्ट मेथड? बिल्कुल सर, क्लियर हुआ। ये बड़े मजेदार टॉपिक्स हैं, मतलब थोड़ा सा डेटा सेट अच्छा मिल जाए ना और उस पर अलग अलग केस स्टडीज के बेसिस पे आप इस पे काम करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। पूरा पीएचडी आजकल लोग इसी से ही कोरिलेट कर करके निकाल रहे हैं। आप तो मास्टर्स कर रहे हो, लोग पीएचडी इन्हीं मेथड्स को लगा लगा के ही सॉल्व करके और उनको कहते हैं हमारा रिजल्ट आ गया। उनको बस ये करते हैं और एक्यूरेसी बढ़ जाए। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए डेटा सेट की वैल्यूज को ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक पैटर्न मिल चुका है, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वो हमेशा नया फ्यूचरिस्टिक वैल्यूज लेके आते हैं, उसको मेथड में डालते हैं, कहते हैं रिलेशनशिप कितना 96% आ रहा था, तो अगर उन्होंने 98% भी कर दिया तो उनका पीएचडी अप्रूव हो जाता है।
कहते हैं अरे वाह आपने तो एक्यूरेसी बढ़ा दी, 96 आता था सबका, आपने 98% दिखा दिया, 2% एक्यूरेसी बढ़ा दी, मतलब आपका मॉडल तो बहुत अच्छा है। अब उस मॉडल के अंदर आपने क्या किया, अरे भाई जो बनी बनाए एल्गोरिथम्स हैं वो यूज करते हैं और या कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स लगा के डेटा को ट्रांसपोज करते हैं, कंफर्म करते हैं, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। वो डेटा एक्सेप्ट ही नहीं करते अगर उसके अंदर कोई चैलेंज है, तो ऐसे में कंडीशंस लगा देते हैं। उसकी वजह से एक्यूरेट डेटा आता है, पैटर्न के अंदर ही डेटा सेट रहता है, पैटर्न के अंदर रहेगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। उसका कोरिलेशन कर देते हैं कुछ और डिफरेंट यूनिट्स के साथ, डिफरेंट और पैरामीटर्स ऐड करके और एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं। तो बस यही रिजल्ट्स आ जाते हैं जिससे जो है पीएचडी लोगों की निकल रही है, राइट। आज की डेट में मैक्सिमम लोग, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में हो, सब कोई भी, चाहे वो ब्लॉकचेन पे हो, चाहे वो मतलब आर्ट्स कॉमर्स और एनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एनी बैकग्राउंड, हार्डली मैटर्स, their data set, and they use with the data prediction, data science, analytical, and with ML, correlate, identify, generate more accurate results, deliver the output. Game over. Is that clear? क्लियर। So I think you can start with these things. अभी फिर नेक्स्ट है अब डिसीजन ट्री, ऐसे ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब ये पढ़िए ना एक एक करके, आपको तभी समझ में आएंगे चीजें, how we can get into decision tree। और ये decision tree आपका इसमें दिया भी है। now we are supposed to go and decision tree data classification। so almost ये सब चीजें वो हैं जो आप कर रहे हो, आगे पीछे है बस, that's a different part। इसमें KNN दिया है ना, तो KNN आपका इसमें है तो सही, you have a K mean, you have KNN, ये तो रहे क्रॉस वैलिडेशन, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, KNN, कैटेगरिकल डेटा, ग्रिड सर्च, ये सारे डिसीजन आगे क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये पढ़ो आगे। इसमें बस SVM नहीं है, SVM हम अलग से कर लेंगे W3 स्कूल्स में, बाकी तो सारी चीजें हैं इसमें। Is that clear? यस सर। ठीक है जी, प्रैक्टिस कीजिए इन सब चीजों की, एक बार वैल्यूज बदल के देखिए, रिजल्ट्स चेक कीजिए, और जिनका हो जाए वो आगे डिसीजन ट्री और ये सब पढ़े। अदरवाइज हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे इसी को, और कल ये खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कल मैक्सिमम इसको कवर कर लें, राइट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हाँ प्लीज गिव मी द अटेंडेंस। आप लोगों ने लिखे भी है, मैंने ले लिए हैं वैसे तो, आई विल शो यू, इनफैक्ट मैं ले रहा हूँ साथ साथ। लास्ट मैंने लिया था किनका, रवि ठुकरान जी का लिया था, तो आई विल टेक others as well। Yeah, I took up to that। तो कीजिए, प्रैक्टिकल्स कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, बस थोड़ा सा समझ के कीजिएगा, पढ़ के कीजिए, आपको इजीली क्लियर होता जाएगा, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है एज सच। So I'm still online।
आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं या कुछ प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं तो बताइए, यू मस्ट डिस्कस एंड विल हेल्प यू, विल वर्क आउट। ठीक है जी, प्लीज आप सब एक बार वो कवर कीजिए जो जो मैंने अभी आपको करवाया है। प्लीज ट्राई एंड यूज दिस ऑल एल्गोरिथम्स। थैंक यू। थैंक यू सर। So ठीक है जी, आप उसको आप कर लीजिए, then we'll continue by tomorrow then. So let's wind up for today and then we'll continue the things by tomorrow. Meanwhile, you just practice and complete all the things. In case you have any doubt, please come with the doubts in the tomorrow's session, and further we'll continue with the rest of the sessions. Right? So thank you all. Thank you. Take care. थैंक यू Bye सर। bye. थैंक Bye यू सर। bye. Take care all. Bye.